हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है बच्चों, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग प्लेन के बारे में जान रहे थे बच्चों। जहां प्रीवियस क्लास में आपने प्लेन के इक्वेशन के बारे में जाना कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। आज हम लोग उस प्लेन के इक्वेशन का यूज करेंगे, जिसको कि हम लोगों ने टॉपिक का नाम दिया बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। प्लेन के इक्वेशन का किस किस रूप में इस्तेमाल करना है यह जानना है। आपको याद होगा आप लोगों ने इक्वेशन का फॉर्म देखा था, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी। जी हाँ, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, ये प्लेन का इक्वेशन होता है बच्चों, है ना। और यह वेक्टर फॉर्म में था बच्चों। उसके बाद आपने कार्टेशियन फॉर्म में देखा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म में, जी हाँ, वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको फिगर से जान लें। ये प्लेन था, इस प्लेन का एक नॉर्मल लिया गया था बच्चों। ये नॉर्मल है। नॉर्मल किसको कहते थे? जो परपेंडिकुलर हो, वह लाइन जो परपेंडिकुलर हो बच्चों। तो ये नॉर्मल है जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और इसका जो है पोजीशन वेक्टर वेक्टर एन है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन रेशियो है ना। ये क्या है बच्चों? डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब है ये जो देख रहे हैं वेक्टर एन, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो, आप जानते हैं। और डी एक जनरल कांस्टेंट है बच्चों। उसके बाद ये जो आप वेक्टर आर देख रहे थे, ये क्या है बच्चों? आप जान रहे हो वेक्टर आर लोकस पॉइंट है, जो कि प्लेन में रहेगा, है ना। और इस दो कंडीशन के आधार पर आप प्लेन का इक्वेशन लिखते हो, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, है ना। अब देखिए यह जो देख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसमें आप ए बी सी क्या है बच्चों? यह डायरेक्शन रेशियो है किसका? नॉर्मल का, इसके नॉर्मल का। जी हाँ बच्चों, जो यहां एन के रूप में, वेक्टर एन के रूप में है, वह यहां ए बी एंड सी के रूप में है। इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है बच्चों। तो चलिए ये सब तो हम लोग जान रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा रिमेंबर कर लिए। अब चलिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करें। आइए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर दो प्लेन के बीच एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन। जी हां, दो प्लेन के बीच एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आइए जाने। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा प्लेन है बच्चों, ठीक। ये P1 प्लेन है और ये P2 प्लेन है, दो प्लेन है। इस दो प्लेन के बीच आपको एंगल देखना है ना, एंगल प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे? तो बच्चों दो प्लेन के बीच एंगल देखने का मतलब है एकदम सटीक सिस्टम है बच्चों। इसके नॉर्मल के बीच एंगल देख लीजिए। जैसे फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है N1, है ना। सेकेंड प्लेन का नॉर्मल है N2, समझना है। फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है N1 और सेकेंड प्लेन का नॉर्मल है N2। इसके बीच में एंगल देख लीजिए। जो एंगल इसके नॉर्मल के बीच होगा वही एंगल प्लेन का एंगल कहलाएगा। समझिएगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं बच्चों। आपको अगर दो प्लेन के बीच एंगल देखना है तो आपको उसके नॉर्मल के बीच एंगल देखना होगा, और जो एंगल उसके नॉर्मल के बीच होगा वही किसका कहलाएगा? प्लेन का एंगल, है ना। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहले ये जाने कि इस दोनों प्लेन, फर्स्ट प्लेन P1 है जिसका कि आपके पास इक्वेशन रहेगा वेक्टर आर डॉट N1 इक्वल टू D1।
इसमें N1 क्या हुआ आपका, फर्स्ट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हुआ बच्चों। अच्छा, दूसरा प्लेन आपका वेक्टर r डॉट N2 इक्वल टू क्या है, D2। इसका मतलब है सेकेंड N2 नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, N2, स्मॉल n2, है ना, वेक्टर N2। तो जी हाँ बच्चों, ये प्लेन के इक्वेशन में ही आपने देखा कि डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का होता है। और मैं कह रहा हूं कि यह जो एंगल है थीटा, यह क्या है, एंगल थीटा नॉर्मल के बीच एंगल है। किसके बीच एंगल है, और वही एंगल किसका एंगल कहलाता है बच्चों, प्लेन का एंगल। तो जी हाँ बच्चों, आपको याद होगी कि दो लाइन के बीच हम लोग एंगल जब निकाला करते थे तो किस रिजल्ट के आधार पर, याद कीजिए, तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। याद है आप लोग को, जी हाँ, इसमें वेक्टर ए वेक्टर बी क्या हुआ, तो दो लाइन, वेक्टर ए हुआ फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और वेक्टर बी क्या हुआ, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और इसके बीच में थीटा है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आपको अब ये नॉर्मल के बीच निकालना है, मतलब दो लाइन के बीच निकालना है, और दो लाइन के बीच तो हम लोग निकाल चुके हैं एंगल, क्या, कॉस थीटा बराबर यहां डायरेक्शन रेशियो से निकलता है। जहां जब भी एंगल निकालना होता है बच्चों किसी का भी, तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के आधार पर। तो आपके पास नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, तो फर्स्ट हो गया N1 डॉट N2 बाय मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N2 होल मॉड। देखिए होल मॉड कर दिए। तो जी हाँ बच्चों, ये आपका हो गया थीटा। इसी एक्सप्रेशन से वेक्टर फॉर्म में आप नॉर्मल के बीच एंगल निकाल सकते हैं, और यही एंगल किसके बीच को कहलाएगा, जी हाँ, यह प्लेन के बीच कहलाएगा बच्चों। तो हमेशा याद रखें कि आपका रिजल्ट वही है जो पहले था, अर्थात स्ट्रेट लाइन में भी आपने इसी रिजल्ट का यूज किया था, और यहां भी आप इसी रिजल्ट का यूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए मैं बताना चाहता हूं, ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में होता, P1 A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, ठीक है, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, सही है। अब इस प्लेन का आपको इस प्लेन के बीच एंगल निकालना है, मतलब नॉर्मल के बीच एंगल निकालना है। तो देखिए कार्टेशियन में मैंने अभी बताया आपको कि फर्स्ट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो इक्वेशन के कोफिशिएंट से आप बता सकते हो। बताओ इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, A1 B1 C1, ठीक है। इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहते हैं, मतलब N1 वेक्टर क्या हो जाएगा, A1i B1j C1k हो जाएगा ना बच्चों, C1k। जहां उसके बाद इसका देखिए सेकंड प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बच्चों, बताइए, A2 B2 C2। इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियो ऑफ N2 सेकंड नॉर्मल का A2 B2 C2, बट इसको आपको वेक्टर में लाना होगा। क्या लिखेंगे बताइए, A2i B2j C2k लिखेंगे ना बच्चों। अब आपको एंगल निकालना है ना, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, देखिए एंगल कैसे निकालोगे, तो कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या करना होगा, N1 डॉट N2। अब देखिए N1 और डॉट N2 करना है, तो जब भी डॉट करते हैं कैसे करते हैं, I कंपोनेंट प्रोडक्ट होगा, J कंपोनेंट प्रोडक्ट होगा, एंड K कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, सही है, बाय। अब देखिए मॉड ऑफ N1, इसका मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। N2 का मॉड कैसे निकालेंगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, और होल मॉड। क्या आपको याद है, आपने स्ट्रेट लाइन में भी इसी फॉर्म को देखा होगा, है ना, जहां हो सकता है सिंबल बदला हो, L1 L2 M1 M2 N1 N2, जहां रूट अंडर L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, रूट अंडर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर। बड़ी बात समझ, तो जी हाँ, इस फॉर्मेशन से आप एंगल निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको हम दें, जहां एक कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कहेंगे फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन,
टू प्लेन। ठीक है, चलिए हम आपको प्लेन का इक्वेशन देते हैं। वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 5। ठीक है, वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 10। ठीक है, कहेंगे एंगल निकालना है, बिल्कुल इजी वे में आप निकाल सकते हो। इजी वे में आपका वेक्टर आर डॉट एन, यही ना एन, तो इसका मतलब है फर्स्ट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और सेकेंड नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया बच्चों, 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझ में आ रही है। अब आपको एंगल निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या करना होगा, देखिए n1 डॉट n2 बाय मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2, है ना। तो चलिए डॉट करते हैं, डॉट करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, डॉट कीजिए 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 बाय मॉडलस लीजिए, n1 का मॉड लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर, n2 का मॉड लीजिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल मॉड। सही है, कॉस थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 5 प्लस 4 कितना 9, नीचे में रूट 3 और ये आपका देखिए 16 और 9 25 प्लस 4 है ना 29 रूट 29 हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर आपका हो गया 9 बाय रूट 87, है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 9 बाय रूट 87। तो जी हाँ, इजी वे में बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, समझे। तो इस तरह से हम लोग ये थीटा निकाले, और ये किसके बीच एंगल निकला, प्लेन के बीच। जी हाँ, एक्चुअल में निकाले तो नॉर्मल के बीच, लेकिन वही आपका क्या कहलाएगा, प्लेन के बीच एंगल, है ना। चलिए बहुत अच्छा, नोट कर ले बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि दो प्लेन के बीच हम लोग किस तरह से एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दो प्लेन के बीच एंगल मेजरमेंट करने का मतलब है उसके नॉर्मल के बीच एंगल मेजरमेंट करना। अब जानिए, अब उसी के आधार पर हम लोग सेकंड कह सकते हैं टू पैरेलल प्लेन, टू पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन। जी हाँ, अब ये जानना चाहते हैं कि दो पैरेलल प्लेन हम कैसे, किस कंडीशन से समझ सकते हैं बच्चों। देखिए, ये देखिए, ये आपने एक प्लेन लिया, देखिए ये दूसरा प्लेन लिया। ठीक है, दोनों प्लेन के बीच हम किस तरह से समझेंगे कि दोनों पैरेलल है। तो जी हाँ बच्चों, आपको देखना है फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल, है ना, नॉर्मल ड्रॉ किए। अच्छा, उसके बाद सेकेंड प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, N2। अब ये देखना है कि इस दोनों प्लेन, दोनों नॉर्मल के बीच, दोनों नॉर्मल क्या पैरेलल है। अगर दोनों नॉर्मल पैरेलल है, इसका मतलब है कि प्लेन भी पैरेलल होगा। तो अब ये बताइए कि दो नॉर्मल पैरेलल कैसे होता है। दो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, लाइन। और दो लाइन के बीच कितना डिग्री होना चाहिए बच्चों, 0 डिग्री। जी हाँ बच्चों, 0 डिग्री अगर दोनों नॉर्मल के बीच हो जाए तो वह क्या हो जाता है बच्चों, पैरेलल हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपके पास प्लेन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू कितना, d2, है ना। तो इसके नॉर्मल को पैरेलल करना है, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल हो गया मतलब आपका प्लेन पैरेलल हो गया। तो देखिए, आपको पता है डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का इक्वेशन में ही है, क्या है, a1 b1 एंड c1। इसका डायरेक्शन रेशियो बच्चों क्या बताओगे, n2 का, दूसरे प्लेन का, दूसरे प्लेन के नॉर्मल का a2 b2 c2।
सही है बच्चों। अब बताइए, अब इस दोनों लाइन, अब ये नॉर्मल को लाइन समझिए, लाइन पैरेलल कैसे होता है बताइए। तो जी हाँ बच्चों, A1 बाय A2, N1 पैरेलल होगा, N1 पैरेलल होता है N2 के, मतलब लाइन L1 पैरेलल है L2 के, कब कब पता है आपको? जी हाँ बच्चों, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? C1 बाय C2। याद है ना आप लोग को, है ना। और इसके आधार पर आप जैसे आपने एक्सप्रेशन निकाला है, एंगल बिटवीन टू प्लेन cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। उसमें थीटा इक्वल टू 0 रख के भी आप उससे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, है ना। बट हम लोग रेशियो के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर? रेशियो। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर रेशियो इक्वल है तो दोनों नॉर्मल पैरेलल है, और दोनों नॉर्मल पैरेलल होने का मतलब है कि आपका P1 प्लेन पैरेलल होगा किसके? P2 के। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, इसका मतलब है कि आपको देखना है कोफिशिएंट। क्या देखना है बच्चों? कोफिशिएंट। एक चीज मैं इसमें बताना भी चाहता हूं, अगर आपके पास रिमेंबर पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, है ना, आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है, सपोज कीजिए इस प्लेन का इक्वेशन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, है ना। और इसके पैरेलल जो प्लेन होगी, उस प्लेन का इक्वेशन अगर इसके पैरेलल है, ये हमको पता है, और इसके पैरेलल अगर हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो पता है क्या होगा? जहां ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी डैश। इसका मतलब है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम रख सकते हैं, सिर्फ बदलेगा क्या? कांस्टेंट का बदलेगा क्या? कांस्टेंट। क्योंकि रेशियो तो सेम होता है, ए बाई ए, बी बाई बी, सी बाई सी, रेशियो सेम होता है। तो जी हाँ बच्चों, अगर आपके पास किसी प्लेन का इक्वेशन है और उसके पैरेलल अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आराम से एक्स वाई जेड को सेम कर दीजिए, सिर्फ क्या डिफरेंस कर दीजिए? कांस्टेंट को डिफरेंस कर दीजिए, बिल्कुल आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ये P1 प्लेन था और ये क्या था? P2 प्लेन। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, क्योंकि अगर रेशियो रूप में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे A के x, B के y और C के z, क्योंकि A1 बाई A2 बराबर K, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 के, B1 बराबर क्या हो जाएगा? B2 के, C1 बराबर क्या हो जाएगा? C2 के, और ये डालेंगे और आपका K जो है सब चला जाएगा किसमें? कांस्टेंट में, इसीलिए कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो जी हाँ बच्चों, अगर आपके पास कोई 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 है मान लीजिए, और इसके पैरेलल आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आप 2x प्लस 3y प्लस 4z, हाँ कांस्टेंट नहीं बता सकते हैं, कांस्टेंट नहीं बता सकते। कांस्टेंट ये हमने जनरल फॉर्म दे दिया डी। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, इस कंसेप्ट को मेमोरी में रखें, काफी यूज होता है बच्चों। अच्छा, नंबर थर्ड, टू परपेंडिकुलर प्लेन। चलिए अब ये देखते हैं कि दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि इसका नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होगा? नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर होगा तो निश्चित तौर पर प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए मैंने दो प्लेन लिया, सही है। अब देखिए इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N1, ठीक है, और दूसरे प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N2, और इस दोनों के बीच कितना एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन गया तो इसका मतलब दोनों प्लेन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो फिर वही उसी तरह का कंडीशन होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, और सेकेंड प्लेन का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, है ना। अब बताइए डायरेक्शन रेशियो आपका फर्स्ट नॉर्मल का क्या है बताइए? A1 B1 C1, सेकेंड
नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 और थीटा आप देख रहे हो 90 डिग्री। तो cos 90 अगर 0 होता है, cos 90 0 होगा तो क्या होगा पता है, A1 A2 है ना प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। A1 A2 याद कीजिए, क्या आपने इसको देखा है? जी हाँ बच्चों। तो इसका मतलब है कि आपका नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि आपका P1 प्लेन परपेंडिकुलर होगा किसके, P2 के प्लेन के। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, आपको परपेंडिकुलर के लिए भी वही प्रीवियस जो आपने कंसेप्ट देखा था, उसी कंसेप्ट का यूज यहां भी हो रहा है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और पैरेलल के लिए भी वही कंडीशन था, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाय C2। मेरी बात समझ रहे? बट हाँ, यहां तो आपने एक पैरेलल प्लेन का इक्वेशन भी लिखने सीख गया था, है ना। बट परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन हम नहीं लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन है तो उसके आधार पर दूसरे प्लेन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, इस कंडीशन को आप रख सकते हैं कि दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है ना। और पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। चलिए नोट कर लें, काफी मजेदार था। हाँ आइए बच्चों, अब देखिए एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4, जी हाँ, अभी तक हम लोग दो प्लेन के बीच एंगल जान रहे थे, दो प्लेन को पैरेलल करने के लिए सीख रहे थे, दो प्लेन को परपेंडिकुलर करने सीख रहे थे। अब आपको बताएंगे एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ए लाइन एंड एक प्लेन है। जी हाँ बच्चों, एक लाइन है और एक प्लेन है, इसके बीच देखना है। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो इसके बीच हमारे पास देखिए एक प्लेन है, ये प्लेन है सपोज कीजिए, ठीक है। इस प्लेन का आपके पास इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d, ठीक है। और एक लाइन है बच्चों, लाइन है ना, लाइन है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, लाइन का इक्वेशन, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसका नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, नॉर्मल। और ये तो नॉर्मल है, ये n है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपके पास वेक्टर n है, और एक लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन है बच्चों। आपको प्लेन और लाइन के बीच एंगल निकालना है। तो देखिए जैसे ये दिए तो ये एंगल होगा, तो ये एंगल मान लो आपको थीटा निकालना है, ठीक है। और आपको पता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a आपका पॉइंट है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, और वेक्टर b क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो जी हाँ बच्चों, ये वेक्टर b है। जैसे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हुआ, उसी तरह लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका वेक्टर b है, ठीक। अब देखिए, अब आपको हमको एंगल निकालना है थीटा, ठीक। और हमें पता है कि दो लाइन के बीच हमने एंगल निकाल सकते हैं, है ना, दो लाइन के बीच एंगल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये थीटा है। अब ये बताइए, ये परपेंडिकुलर है और ये थीटा बना रहा है, तो निश्चित इसके बीच कितना एंगल बन रहा होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों नहीं बने, क्योंकि प्लेन के साथ ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है नॉर्मल का, ठीक है। और ये बन रहा है थीटा, तो निश्चित ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये बताइए, आपके पास इसका डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो आप कॉस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वेक्टर n डॉट वेक्टर b बाय मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b, है ना, होल मॉड कर सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। जी हाँ, वेक्टर n डॉट वेक्टर b बाय मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b। तो यहां आपका थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है बच्चों,
आपको नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लेना पड़ता है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो लेना पड़ता है, और सब कुछ तो वही है, सिर्फ यहां कॉस थीटा के बदले में क्या हो जाता है, साइन थीटा। मेरी बात समझ रहे? अब क्यों चेंज हुआ देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल हुआ बच्चों, ये आपका लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल हुआ, है ना। अब इसी चीज को अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए, सपोज कीजिए, देखते हैं, है ना। P का क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और लाइन का क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाय एल, वाई माइनस वाई वन बाय एम, और z माइनस जेड वन बाय एन। लाइन का इक्वेशन होता है बच्चों। इसमें डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या हो गया बताइए, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ए बी सी, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हो गया, नीचे वाला होता है एल एम एन। ठीक, अब बताइए साइन थीटा इक्वल टू, यहां से बताइए, देखिए एन डॉट बी एन हो गया यही, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी क्या हो गया, एल आई एम जे और एन के। तो इसका डॉट कीजिए, क्या होगा, ए एल बी एम प्लस सी एन बाय, बताइए इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना बच्चों। रूट अंडर इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल मॉड। तो ये आपको क्या दे देता है बच्चों, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड क्या कह सकते हैं बच्चों, प्लेन, है ना। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल भी लेते हैं हम लोग, इस पर एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। कहेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, लाइन एंड प्लेन, सही है। चलिए लाइन का इक्वेशन है आपके पास x प्लस वन बाय टू, उसके बाद आपके पास y बाय कितना है बच्चों, y बाय थ्री इक्वल टू z माइनस थ्री बाय सिक्स। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन है आपका कितना, 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब देखना है कि क्या होगा इसके बीच का एंगल, है ना। चलिए हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। सबसे पहले किसी भी फॉर्म से निकाल सकते हैं। आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितना है बताइए, नीचे वाला होता है 2 3 6। ठीक, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 2 माइनस 11। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो, यहां साइन थीटा यूज करना होता है। जब भी लाइन और प्लेन के बीच हो तो क्या निकालना होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताइए, इसका डॉट करेंगे 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 11 बाय क्या था, ये देखिए रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर होल मॉड। साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया 26 माइनस 66 बाय ये कितना 4 9 13 36, इसका मतलब 49 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये कितना हो जाएगा देखिए तो 104 और 121 100 और 4 225, सही है बच्चों। अब बताइए साइन थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस होगा तो माइनस 60 और प्लस 20 मतलब माइनस 40, ये आपका 7 और ये 15। बोलिए साइन थीटा मॉड से बाहर आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, 8/21। दिस इज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइन एंड एंगल के बीच क्या कर सकते हैं, लाइन और प्लेन के बीच,
लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल निकाल सकते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर दो प्लेन के बीच निकालें तो कॉस थीटा बराबर n1 डॉट n2 बाय मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2, और लाइन एंड प्लेन के बीच निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर वेक्टर n डॉट वेक्टर b बाय मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b। मेरी बात समझ रहे? और ये हमेशा याद रखें, जब भी एंगल की बात होगी 3D में तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर ले। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन 4 देखा बच्चों। सबसे पहले तो दो प्लेन के बीच एंगल, उसके बाद दो प्लेन के बीच पैरेलल देखने का कंडीशन, उसके बाद परपेंडिकुलर देखने का कंडीशन, और उसके बाद प्लेन एंड लाइन के बीच एंगल देखने का। अब हम आपको इसी के साथ सिखाएंगे फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन, जी हाँ बच्चों, अर्थात प्लेन का फैमिली, है ना। जहां प्लेन का भी फैमिली, मतलब ये समझना होगा क्या होता है फैमिली ऑफ प्लेन, है ना। तो वो जो है हम लोगों को ये जानना होगा कि सबसे पहले तो दो प्लेन, जी हां, दो प्लेन ड्रॉ करनी होगी। ये मान लीजिए आपने एक प्लेन ड्रॉ किया, फिर ये आपका दूसरा प्लेन है, ठीक। ये दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी प्लेन पास करेंगे, है ना, वह P1 और P2 का क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ प्लेन। अब देखिए, P1 और P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन कई होते हैं बच्चों, इनफिनाइट होते हैं। तो सभी प्लेन का इक्वेशन आप P1 एंड P2 के फॉर्मेट के आधार पर तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है फैमिली ऑफ प्लेन। एक प्लेन नहीं होता है बच्चों। तो जी हाँ, वही बताना है आपको कि अगर फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू d1 है, और दूसरे प्लेन का इक्वेशन वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर d2 है, समझ रहे? तो आप ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है, उस प्लेन का इक्वेशन आप P1 एंड P2 के आधार पर लिख सकते हो। जी हाँ, इस क्या लिख सकते हो भाई, ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, समझिएगा, n1 वेक्टर n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू, देखिए n1 प्लस लेमडा n2 प्लस इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। जी हाँ, ये फॉर्मेट होता है उसके पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का, ये फॉर्मेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, सबको तो पहचान रहे, अब लेमडा क्या है? जी हाँ, लेमडा, यही लेमडा सबको अलग अलग करता है। मतलब आपने देखा कि P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफिनाइट प्लेन पास करेगी, सब प्लेन का इक्वेशन तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो सबका एक ही इक्वेशन तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। तो जी हाँ बच्चों, वह डिफरेंस लेमडा लाता है। लेमडा एक आर्बिट्री कांस्टेंट, लेमडा क्या है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और आर्बिट्री कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं वह कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, गिवन कंडीशन। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास है अवेलेबल, तो उस कंडीशन के आधार पर आपको यह निकालना होगा। अर्थात ऐसा जरूरी नहीं है कि P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो सब प्लेन का लेमडा एक ही होगा, सबका अलग अलग होता है बच्चों। और इसी लेमडा के कारण सब प्लेन का इक्वेशन भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आपके यहां मदर और फादर है बच्चों, ठीक है, दो मेंबर है। इस दो मेंबर से बच्चों बहुत सारे मेंबर आते हैं बच्चों, बहुत सारे मेंबर रहते हैं। अब उस मेंबर का मान लीजिए C है, D है, E है, ये तीन मेंबर है सपोज कीजिए, है ना। क्या तीनों का सेम नेचर होता है? क्या नहीं, लेकिन तीनों का क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? A एंड B।
मेरी बात समझ रहे? बट तीनों का कुछ न कुछ नेचर अलग अलग होता है ना? इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। लेकिन ये भी बात कहेंगे कि तीनों का कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज भी कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। कौन? ए एंड बी। तो उसी तरह बच्चों यहां फैमिली P1 एंड P2 का तो सब कहलाएगा, है ना? और इसीलिए एक फॉर्मेट के आधार पर होगा, बट सबका इक्वेशन अलग अलग होगा। और वह अलग अलग किसके आधार पर होगा? लैम्डा के आधार पर। और जिसका रिजल्ट हम लोग क्या होगा? एक्स्ट्रा कंडीशन के आधार पर निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ। अब ये बताना चाहते हैं कि अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे होगा? तो मान लीजिए P1 है A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, है ना? P2 है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। ठीक। अब कार्टेशियन में फॉर्म में क्या होगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए। इक्वेशन ऑफ प्लेन, जी हाँ, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, यही फॉर्मेट है। P1 हो गया आपका A1x प्लस B1y प्लस C1z, और ये जो D1 है इसको भी इस साइड ले आना है, पूरा P1 हुआ ना, प्लस D1 जो राइट साइड कांस्टेंट है उसको लेफ्ट ले आना है, और लेफ्ट रहेगा तो लाने की जरूरत नहीं। लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 इक्वल टू 0। तो जी हाँ, ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्मेट, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेट। मेरी बात समझ रहे? यहां भी देखिए लैम्डा है ना? हर इक्वेशन का मान लिए कि P1 एंड P2 के कॉमन पॉइंट हैं, लेकिन हर इक्वेशन का लैम्डा अलग अलग होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको ये जानना है और वेक्टर फॉर्म में ये जानना है। समझ गए? तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, नोट कर लें। आइए बच्चों, हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन पर एक एग्जाम्पल लें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में चाहिए। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, intersection of plane, है ना? प्लेन वेक्टर R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू 6 एंड फिर दूसरा प्लेन है वेक्टर R डॉट 2I प्लस 3J प्लस 4K इक्वल टू -5। ठीक है? एंड पॉइंट 1 1 1। ठीक है? अब ये देखना है कि आप कैसे निकालते हो। सबसे पहले तो रफली फिगर ड्रॉ करना हो। देखिए, कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन चाहिए किसका भाई? वो प्लेन का जो कि इस इंटरसेक्शन से पास करता है। ये आपका फर्स्ट प्लेन है और ये आपका सेकंड प्लेन है। फर्स्ट प्लेन है आपका वेक्टर R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू 6। सेकंड प्लेन है वेक्टर R डॉट 2I प्लस 3J और प्लस 4K इक्वल टू -5। ठीक? तो वही दो प्लेन है आपका। ये देखिए, ये आपका प्लेन है, दूसरा प्लेन ये है आपका। ठीक? और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ये प्लेन, और साथ साथ इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। देखिए 1 1 1, जान लीजिए ये एक्स्ट्रा कंडीशन हो गया, और यह लैम्डा के लिए होता है। ये दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, बट 1 1 1 पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो जी हाँ बच्चों, आपको करना क्या होगा? जी हाँ, आपको सबसे पहले P1 एंड P2 का फैमिली ऑफ प्लेन लिखना होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा बच्चों? वेक्टर R, क्या बताए थे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर R डॉट N1
प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। ठीक, अब बताइए वेक्टर आर n1 पता है, वेक्टर आर डॉट n1 यही हुआ, i प्लस जे प्लस के, ठीक, प्लस लेमडा n2 क्या हुआ, n2 2i प्लस 3j प्लस 4k। सही है बच्चों। अच्छा, इक्वल टू d1 क्या हुआ 6 माइनस लेमडा d2 मतलब 5 लेमडा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें, आपका फैमिली ऑफ प्लान तैयार हो गया है, थोड़ा एडजस्ट करें। एडजस्ट कैसे करेंगे बच्चों, देखिए i को कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 लेमडा i, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कॉमन लेंगे, फिर चलिए जे लीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस 3 लेमडा जे, के लीजिए 1 प्लस 4 लेमडा के, ठीक है, इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। यही आपका फैमिली ऑफ प्लान हुआ। अब इस प्लान को आपको किससे पास करवाना है, 1 1 1, वैसा प्लान चाहिए जो 1 1 से भी पास करे और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर जाएगा, P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास करेगा, बट इसको इस पॉइंट से भी पास करवाना है। पासिंग ये पॉइंट क्या है देखिए तो वेक्टर R1, जी हाँ, इसको वेक्टर बनाना होगा, 1 को I, 1 को J और 1 को K, मतलब 3 पॉइंट है 1 1 1, तो क्या होगा I प्लस J प्लस K। अगर 1 2 3 रहता तो I प्लस 2J प्लस 2K 3K, है ना। अब इसको सेटिस्फाई करवाना है, क्या कि पास कर रहा है, तो R के जगह पे R1 डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा I प्लस J प्लस K, ठीक, डॉट 1 प्लस 2 लेमडा I, 1 प्लस 3 लेमडा J, 1 प्लस 4 लेमडा K इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। ठीक है, अब चलिए डॉट करते हैं, तो डॉट जान रहे हैं I डॉट I होता है, J डॉट J होता है एंड K डॉट K होता है। चलिए I के आगे क्या 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक, I डॉट I 1 हो जाएगा। फिर देखिए J का कीजिए 1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा, 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। सही है। अब ये बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा एंड 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। बोलिए 4 3 7 2 9 लेमडा और 1 1 1 3 इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। 5 लेमडा इधर ले आइए और 3 को उधर ले जाइए, तो ये 14 लेमडा इक्वल टू 3 लेमडा इक्वल टू 3/14। कोई परेशानी। अब लेमडा निकल गया आपका। अब इसी लेमडा को इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, तो आपका प्लान का इक्वेशन लिख मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लान। बोलिए वेक्टर आर डॉट 1 प्लस 2 इंटू 3/14 I, सही है। अच्छा 1 प्लस 3 इंटू 3/14 J, 1 प्लस 4 इंटू 3/14 K इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू 3/14। ठीक है, अब बताइए वेक्टर आर डॉट, चलिए कर लेते हैं, 14 कितना हो रहा है 6, तो इसका मतलब है 20/14 I, या बोलिए 14 और 9 23/14 J, या बोलिए 14 प्लस 12 कितना हो गया 26/14 K, है ना, इक्वल टू ये देखिए 84 और 84 में 15 माइनस होगा, 84 में 15 माइनस होगा 69, इसका मतलब 69/14। अब देखिए 14 LCM होके कैंसिल करवा सकते हैं, तो वेक्टर R डॉट 20I 23J एंड 26K इक्वल टू 69। ये हुआ बच्चों। तो जी हाँ, इस तरह से इसका कॉमन हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो ये आपका प्लान है, ये प्लान यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करती है और 1 1 1 पॉइंट से भी पास करती है। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो इस तरह से फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन तैयार होता है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि प्लेन के इक्वेशन का हम किस किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो प्लेन का हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा बच्चों। सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन जाना और उसके बाद उसका यूज करने सीखा, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।